देखो बेटा, इससे पहले तक हम कवर करे थे व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको व्हीट स्टोन ब्रिज क्लियर क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि व्हीट स्टोन में होता क्या क्या था। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ व्हीट स्टोन ब्रिज में वहां पर हम 4 रेजिस्टेंस लेते थे, और उनमें से एक होता था अननोन अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस की हम वहां पर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर आपको बाकी के तीनों की वैल्यू पता है तो। ओके, सो ब्रिज BRIDG। तो सपोज मैं यहाँ से इस तरह से कुछ सर्किट ले रहा हूँ, PQRR, और यहाँ पर एस कनेक्ट कर दो। तो बैलेंस कंडीशन क्या होगी, P/Q की वैल्यू R/S के बराबर होनी चाहिए। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। अब ये जो व्हीट स्टोन है इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे मीटर ब्रिज में। मतलब जो चीजें हमने व्हीट स्टोन ब्रिज में सीखी है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली अप्लाई होगी मीटर ब्रिज में। या कह लोग कि मीटर ब्रिज में मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है, मीटर ब्रिज जो काम करता है वो काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन पर ये काम करता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इसका भी काम वही होगा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सपोज मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दी जिसकी वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया एक्स अननोन रेजिस्टेंस। तो मैं इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ मीटर ब्रिज। अब ये मीटर ब्रिज दिखता कैसा है, तो आप ये देखो यहाँ पर, ये मीटर ब्रिज का डायग्राम, मतलब फिगर। तो मीटर ब्रिज में यहाँ पर आप देखो एक हम यहाँ पर लगाते हैं वायर, ये एक वायर कनेक्टेड है। एक्चुअली में ये वायर होता है एलओए का, रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों। और इसी के नीचे हमने एक स्केल लगाया हुआ है, स्केल। ये स्केल क्यों यूज किया है मैं उसको बताऊंगा। फिर यहाँ पर ये जो है ना, ये कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है, थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है कॉपर की स्ट्रिप, कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। और ये जो आपको पॉइंट दिख रहे होंगे यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं, मतलब कि जो भी चीज आपको कनेक्ट करनी होती है वो हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये था कि कैसे मीटर ब्रिज दिखता है। उसमें ये एलओए का वायर होगा, और एक इसकी खासियत है कि जो वायर होता है ना, इसकी लेंथ होती है बेटा 1 मीटर, और जिसको हम बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो क्योंकि इसकी लेंथ इस वाले वायर की लेंथ 1 मीटर होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है मीटर ब्रिज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कि ये है क्या वेट स्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज किस तरह से वेट स्टोन पर डिपेंड करता है। देखो, इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल मतलब जो आप कर सकते हो, वहां पर परफॉर्म कर सकते हो प्रैक्टिकल, और उससे आपको एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लग जाएगी। सो इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज दैट इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। यानी कि मीटर ब्रिज वी हैव जस्ट स्टार्टेड। मीटर ब्रिज एक ऐसा कह सकते हैं डिवाइस है जो डायरेक्टली बेस्ड है व्हीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन पर। व्हीट स्टोन में भी हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते थे ना, तो वो तो हो गया एक प्रिंसिपल, वो तो हो गया एक तरह से कह सकते हैं रूल या सिद्धांत या लॉ। बट उस पे उससे हमें कुछ काम करना है, तो उसके लिए हमने मीटर ब्रिज बनाया हुआ है। मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करके वो काम हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे सर देखते हैं एक नेक्स्ट। बार इसी एक्सप्लेनेशन कर दीजिए दोबारा। ओके, देखो, इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द वेट स्टोन ब्रिज दैट इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस। यानी कि अगर मान लीजिए आपको कोई वायर का रेजिस्टेंस नहीं पता है, और मान लो ये अननोन है, मैंने आपको एक वायर दिया, आपको वो फाइंड करना है, तो आप मीटर ब्रिज का इस्तेमाल करके वो फाइंड कर सकते हो। लेकिन जो मीटर ब्रिज है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वो काम करता है व्हीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इस तरह से 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, PQR और S, तो बैलेंस कंडीशन मतलब क्या कि P/Q की वैल्यू R/S के बराबर होगी। सपोज करो आपको P निकालना है, बाकी तीनों चीजों के आपको पता है कितनी वैल्यू है, तो आप ये फॉर्मूला लगा करके P की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मीटर ब्रिज यस सर। डायरेक्टली डिपेंड करता है व्हीट स्टोन ब्रिज व्हीट स्टोन पर, उसकी बैलेंस कंडीशन पर। तो प्रिंसिपल क्या है, आपको प्रिंसिपल ध्यान रखना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन। मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, व्हीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन। इट इज द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीट स्टोन ब्रिज। इतना काफी है। इसकी मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इसकी या ये जो मीटर ब्रिज होता है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वो सब चीजें। तो प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया दैट इट वर्क्स इन द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone ब्रिज वेयर
P अपॉन Q विल बी इक्वल टू R अपॉन S। मतलब इस तरह के आपके पास 4 रेजिस्टेंस होंगे, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा और यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट होगी, और यही काम हम भी मीटर ब्रिज को यूज करेंगे ये ऐसा सर्किट बनाने के लिए। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्रिंसिपल तक। और ये डिवाइस किस काम आती है ये भी आपको पता लग गया होगा। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब इसकी कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन अगर देखी जाए तो लेट सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या, एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें कि आप रेजिस्टेंस अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो जितना भी आपको आपने चूज करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब हमें पता होगा कि वो रेजिस्टेंस बॉक्स अभी के लिए कितना रेजिस्टेंस सर्किट में ऑफर कर रहा है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको आप निकाल दोगे तो उतना रेजिस्टेंस वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो यानी कि ये सर हो इसका गया आपका। कंस्ट्रक्शन पेपर में आता है। बेटा अब तो सब्जेक्टिव पेपर, अब तो आपका एमसीक्यू पेपर है, तो अब तो मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी आपको एज अ साइंस स्टूडेंट, फिजिक्स स्टूडेंट चीजें पता होनी चाहिए सर्किट कैसे काम करता है। मान लो आपको एमसीक्यू में 4 सर्किट दे दिया जाए, पूछे कि कौन सा सर्किट सही है, तो फिर जरूरत पड़ेगी आपको वहां पर। तो यस सर। ये हो गया नॉन रेजिस्टेंस, ये हो गया अननोन रेजिस्टेंस, यानी एक्स की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी है। ओके। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया था मीटर ब्रिज में ये वायर जो होता है, ये वाला वायर यहाँ पर ये होता है, इसकी लेंथ होती है 1 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ होती है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो अब आप देखो, मैं पहले आइडियल जो सर्किट है वीट स्टोन का वो बना देता हूँ। वहां पर हमने 4 रेजिस्टेंस लेने होते हैं, पी लेट से, ठीक है, क्यू, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आर और एस, ठीक है। और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड होगी, और इस बैटरी से हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया जी। अब आप यहाँ पर देखो कि ये हो गया आपका नॉन रेजिस्टेंस पी, ठीक है। मान के चलते कि ये आपको आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अननोन रेजिस्टेंस क्यू। अब यहाँ पर दो रेजिस्टेंस कहाँ से मिलेंगे? तो एक्चुअली में यहाँ पर जो हमने ये वायर अटैच किया हुआ है ये एक तरह से एलॉय का वायर होता है, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर कि जहां पर पी और क्यू दोनों मिले हुए हैं, तो पी और क्यू दोनों यहाँ पर क्या है, इस कॉपर स्ट्रिप से जुड़े हुए हैं ना। कॉपर स्ट्रिप मतलब कैसी कंडक्टर होगी, तो मतलब ये पूरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का सब एक ही पॉइंट है, मतलब कि एक ही पोटेंशियल पर होंगे। तो गैल्वेनोमीटर को हमने यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दिया, दूसरा वायर कहाँ पर जाएगा, यहाँ देखो अगर आप, तो दूसरा वायर जाएगा इसके जो बाकी के दो रेजिस्टेंस होंगे, यानी कि आर और एस। तो इसका मतलब सपोज करो, एक्चुअली में यहाँ पर हम एक जोकी लगाते हैं, जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा पिक्चर में कैसा होता है नल पॉइंट फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक जोकी लगाते हैं जिसको हम इस वायर पर चेक करते हैं कि कहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो मान लीजिए अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ, लेट हमें डिफ्लेक्शन मिल गया, जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया डी पॉइंट पर, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपके ये जो पूरा वायर था 100 सेंटीमीटर का, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए डी में और डी सी में, ठीक है ना, ए डी और डी सी। यानी कि ये आपका दूसरा ये जो कि हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ से आर और एस से कनेक्टेड है, मतलब दोनों को बीच में डिवाइड कर रहा है डी पॉइंट पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ये वाला जो वायर है यहाँ से यहाँ तक ए डी, इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और जो वायर आपका डीसी है उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो मान के चलते हैं कि अगर इस सर्किट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर आर ये वाला हो गया और एस ये हो गया, और मैं इसको पी बोल देता हूँ सर्किट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पी ये आपका हो गया क्यू जो कि अननोन है, ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया आर रेजिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का हो गया डी से सी तक एस रेजिस्टेंस। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हमें पता है कि P अपॉन क्यू इक्वल टू कितना होता है बेटा, आर अपॉन एस के, ठीक है। P की वैल्यू को हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से सेलेक्ट किया हुआ है ना। लेट से वो P की वैल्यू किसके बराबर है, अभी P रहने दो, उसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। P और Q की वैल्यू कितनी है, X। यहाँ पर R कितना है, R मैं कह सकता हूँ AD, ये वाला A से D तक का रेजिस्टेंस अपॉन DC, यानी कि ये हो जाएगा आपका S, यानी D से C तक का रेजिस्टेंस। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया आर एडी मतलब AD का जो रेजिस्टेंस होगा, आर डी सी मतलब के डी सी का जो रेजिस्टेंस होगा। ओके, सो पी अपॉन एक्स की वैल्यू, पी को हमें पता है, पी कहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स से। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देखो, यहाँ से एक्स अननोन है वही तो हमें फाइंड करना है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू ये पी
P कौन सा रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस बॉक्स का है, P मल्टीप्लाई में आर डी सी अपॉन आर ए डी, ठीक है। अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ कि ये जो हमारा ये तो जनरल फॉर्मूला है, देखो ठीक है। अब ये जो P है ये कौन सा रेजिस्टेंस है जो हमें पता है, जो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ P को RB, मतलब जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय आर डी सी। और आर ए सी को कैसे लिखूंगा मैं वो बता देता हूँ पहले, देखो क्या मैं आर डी सी को ऐसे लिख सकता हूँ, डी सी, पहले आर ए डी का बता देता हूँ। आर ए डी मतलब रो लेंथ ऑफ एरिया अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब यहाँ पर लेंथ आ जाएगा ए से डी तक की। तो जो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस होगा ए से डी तक, वो बराबर होगा रो लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है, अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। और डीसी की अगर मैं बात करूं तो रो लेंथ ऑफ डीसी अपॉन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तो रो। अब मान लो कि ये कंप्लीट लेंथ, मान लो क्या होती है मीटर बेस में, कंप्लीट लेंथ होती है बेटा 100 की। अगर यहां से यहां तक की लेंथ, ए से डी तक की लेंथ, इसको मैं बोल रहा हूँ एल, ए से डी तक की लेंथ को मैं क्या बोल रहा हूँ, रो एल अपॉन एरिया। तो डीसी की वैल्यू क्या मैं कह सकता हूँ, डीसी की वैल्यू 100 माइनस एल हो जाएगी अपॉन में ए। तो आपको आर एडी मिल गया, आर डी सी मिल गया, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो आर डी सी कितना, देखो आर डी सी कितना यहाँ पर है, रो अपॉन एरिया 100 माइनस एल, और यहाँ पर है आर एडी में रो एल अपॉन ए। तो हमें तो इन दोनों का रेशियो चाहिए ना, तो जब आप रेशियो लोगे तो देखो आर अपॉन ए तो दोनों में से कैंसिल हो ही जाएगा, बचेगा क्या, डीसी। डीसी के सामने क्या, 100 माइनस एल डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो इस तरह से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो मैं बता देता हूँ। x क्या है, x इक्वल टू है रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस जो भी हम निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में से, मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस एल, ठीक है, अपॉन एल। लेकिन ये एल क्या है, तो एल है बेटा बैलेंसिंग लेंथ, वेयर एल इज बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। एल क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, मतलब कि ए पॉइंट से अगर आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल जाकर के कनेक्टेड है, जहां ए पॉइंट से जहां पर कनेक्ट कर रहे हो और जहां पर आपको नल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक की लेंथ होगी एल, और बाकी कितनी बच गई, 100 माइनस एल। तो इस तरह से हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, बराबर होगी रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस निकाला है, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एल अपॉन एल। तो यहाँ तक डेरिवेशन में या इस फॉर्मूले में किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो बताइए। ओके विवेक, आई विल। देखो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार इस पूरे सर्किट डायग्राम को। यहाँ से ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स, हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, अननोन रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पर। ये इतना पोर्शन आपका एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जहां पर मान लो हम मान के चल रहे हैं डी पॉइंट पर आपको नल पॉइंट मिल रहा है। तो एक कितना पोर्शन हो गया यहाँ पर और एक कितना पोर्शन हो गया। हम मान रहे हैं कि एल पॉइंट पर, एल लेंथ पर आपको नल पॉइंट मिल रहा है, तो जो ए से लेकर के डी तक का रेजिस्टेंस होगा वो बराबर हो जाएगा रो लेंथ ऑफ एडी अपॉन एरिया। यही तो फॉर्मूला होता है किसी भी एल लेंथ के वायर के लिए, फॉर्मूला रो एल अपॉन एरिया। तो यहाँ पर रो एल अपॉन एरिया हो गया, फिर इतना वाला पोर्शन डी से सी तक का पोर्शन का कितना हो जाएगा, रो एल डी सी अपॉन ए, यानी कि रो 100 माइनस एल अपॉन ए। ओके, एल बैलेंसिंग लेंथ है। तो हम हमारा जनरल फॉर्मूला है पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। पी क्या है, हम कह सकते हैं पी की वैल्यू मैंने अभी पी लिखी है, एक्स अननोन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्यू था। आर ए डी मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस, आर डी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस। अब पी क्या है, पी हमने कहाँ से लिया, रेजिस्टेंस बॉक्स से कही तो है, तो यानी कि पी इंटू रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, बात वही है। आर डी सी की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली और आर ए डी की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस एल अपॉन एल, क्योंकि रो और एरिया तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे जब आप रेशियो लोगे। तो इसका मतलब ये कि जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हमारा बराबर आ रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस निकाला है, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस बैलेंसिंग लेंथ अपॉन बैलेंसिंग लेंथ। कोई और डाउट बताइए। अभी मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगर लग रहा है तो चिंता मत करो, मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, फटाफट हम कैसे फॉर्मूला बना लेंगे। ये तो बस मुझे दिखाना है कि ये फॉर्मूला आता कैसे है ना। अभी मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए आप चिंता मत करना। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको। यस सर।
ओके, अब देखो मैं आपको अब डायरेक्टली सिखाता हूँ कैसे फॉर्मूला लिखना है। मान के चलते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का अगर आप सामने देख रहे हो तो यहाँ पर कितनी लेंथ थी L, और X अननोन था, तो उसके सामने लेंथ कितना है, पोर्शन 100 - L। बस आप डायरेक्टली ध्यान रखो, R के नीचे क्या आ जाएगा, उसके कोरोस्पोंडिंग जो लेंथ है, ठीक है। X के नीचे क्या आ जाएगा, उसके कोरोस्पोंडिंग जो लेंथ है 100 - L। तो X की वैल्यू क्या हो गई, 100 - L अपॉन L इंटू रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस, एक उसमें आ गया। इतने में यही फॉर्मूला, आप यही कंसेप्ट हर जगह लगा दो, जिसके सामने जो लेंथ है ना वो उसके नीचे लिख दो, या सामने भी लिख सकते हो। देखो कैसे, देखो R के सामने क्या आ जाएगा, L, ठीक है, अपॉन X के सामने क्या आ जाएगा, 100 - L, तो भी तो फॉर्मूला वही बनेगा, R 100 - L अपॉन L। तो डायरेक्टली आप बस कंसेप्ट ध्यान रखो, ठीक है ना। जिसके सामने जो रेजिस्टेंस, जिसके सामने जितना लेंथ है वही आ जाएगा। R के सामने L था, R के सामने L लिख दिया, अपॉन में X के सामने 100 - L था, X के सामने 100 - L लिख दिया। तो R अपॉन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, L अपॉन 100 - L। X की वैल्यू निकालनी है तो R इंटू 100 - L अपॉन L लिख दो। क्लियर है, जिसके सामने जो लेंथ उसके सामने वो लिख दो रेस से लेकर के, इसमें कोई दिक्कत। डायरेक्ट ट्रिक है कि आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो कैसे आपको फॉर्मूला फ्रेम करना है, क्योंकि क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू इधर ही कनेक्ट हो सकता है यहाँ पर भी कनेक्ट हो जाए। तो हमें ये नहीं कि यही फॉर्मूला याद कर लेना है, नो, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। सपोज करो मैं रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ से हटा करके यहाँ पर लगा देता हूँ, है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ लगा दिया मैंने एक्स, और मुझे बैलेंसिंग लेंथ अभी यहाँ पर L मिल रही है और यहाँ पर मिल रही है लेट से 100 - L। तो बेटा फिर फॉर्मूला ये हो जाएगा, x के सामने क्या, L अपॉन रेजिस्टेंस बॉक्स वाले के सामने कितनी लेंथ, 100 - L। तब x की वैल्यू हो जाएगी रेजिस्टेंस बॉक्स का कितना रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाई बाय L अपॉन 100 - L। तो बस आपको ध्यान रखना है, जिसके सामने, जिस रेजिस्टेंस के सामने जो लेंथ है वो लिख दो। अभी तो आसान लग रहा है थोड़ा, फॉर्मूला लिखना खुद फ्रेम करना है आपको, फॉर्मूला याद नहीं करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है जिसके सामने, जिस रेजिस्टेंस के सामने जो लेंथ है उसके सामने वो लिख दो, रेशो लेकर के, है ना। क्लियर है ये वाली चीज सबको। यस सर। यस सर। ये बस इतना ध्यान रखना है कि एक बार फिर से बताया तो, जितना जिसके सामने जो रेजिस्टेंस उसके सामने वो लेंथ, यहाँ से यहाँ तक कि आर, आर के आगे कौन सी लेंथ है, तो लेंथ है एडी अपॉन में एक्स के आगे कौन सी लेंथ है, डीसी, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, इतना डेरिवेशन की तो खैर जरूरत पड़ेगी नहीं अब, बट फॉर्मूला कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। ये इधर भी आ सकता था, ये इधर आ सकता था, तब ये उल्टा हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे काम अपना। तो ये था कि किस तरह से आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें एस दे रखा, बात वही है, बस आप देखो हर बुक में अलग अलग मिलेगा, बस आप एक पॉइंट पकड़ के रखना जो मैंने आपको बताया था, जिसके सामने जो रेजिस्टेंस उसके सामने वो लेंथ। चलो, तो रेजिस्टेंस हमें पता लग गया, लेट्स से एक्स रेजिस्टेंस हमें पता लग गया जो भी आया। अब हमारा जो टारगेट है, हमारा जो एम है, जो आपके प्रैक्टिकल में भी है, आपको करना होगा कि टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी। तो उस केस में हमें पता है कि कोई भी रेजिस्टेंस है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है लो रो लेंथ और एरिया। तो जिस वायर का आप मान लीजिए रेसिस्टिविटी निकालना चाहते हो, उसकी लेंथ मेजर कर लो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर कर लो। कैसे करोगे क्रॉस सेक्शन एरिया किसी वायर का, अगर आपको क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर करना है, कोई हथियार है आपके पास, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप यूज कर सकते हो, जिसको आप यूज कर सकते हो एरिया निकालने के लिए वायर का, पढ़ा है कोई डिवाइस ऐसी 11th क्लास में चैप्टर 2 में। अगर किसी वायर का, अगर आपको उसकी थिकनेस निकालनी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं हम, सुना है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम, स्क्रू गोज। तो स्क्रू गोज का इस्तेमाल करके आप वो चीज फाइंड कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया होता है, रो एल अपॉन एरिया। ठीक है, तो अगर रेसिस्टिविटी निकालने तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी हो जाएगा जो भी रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है ना, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख लो। तो हम इस तरह से रेसिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं अगर एक बार आपको रेजिस्टेंस पता लग जाता है तो। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर ये स्क्रू गोज इंस्ट्रूमेंट है, एक बार ये है रेजिस्टेंस बॉक्स। सबसे पहले ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, हमने कुछ कनेक्ट वायर कनेक्ट किए हुए हैं, गैल्वेनोमीटर, ये पावर सप्लाई, ये वन वे की, है ना।
अब और देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज करेंगे हम। सो सी विल टीच यू, मतलब कि कैसे सर्किट डायग्राम बनाना। ये वन वे की हो गई। ये हो गया स्क्रू गोज थिकनेस मेजर करने की, इसको कहते हैं जोकी। ठीक है, इसको हम रब करते हैं ताकि हमें बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाए। ये तो हो गया स्क्रू गोज। ये हो गया जोकी आपका। जोकी को हमें उस वायर पर रब करके देखना है, मतलब रब करके नहीं, स्लाइड करके देखना है कि कहाँ पर आपको नल पॉइंट मिल रहा है। रूलर स्केल लेंथ मेजर करने के लिए, बैटरी एलिमिनेटर, ये रेओस्टेट यूज करते हैं सर्किट में। तो ये सब हो गए कौन कौन से ऑपरेटर्स आपको चाहिए। आपके स्कूल में भी वैसे प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। सो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर सर्किट डायग्राम, वही चीज जो मैं आपको बता रहा था वही चीज यहाँ पर बनानी होती है। तो ये वायर ए टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया। फिर ये कॉपर की स्ट्रिप होती है जिसको थोड़ा सा यहाँ पर पेंटेड किया हुआ है। ये वो वाला वायर हो गया जिसके अक्रॉस आपको जोकी को मूव करवाना है ना। यहीं पर हम देखेंगे कहाँ पर आपको नल पॉइंट मिल रहा है, बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है। रियोस्टेट लगाया हुआ है। तो पूरा मैं आपको ये पीपीटी सेंड कर दूंगा, आप देख लेना। ये जोकी है, जोकी को हम देखते हैं कि कहाँ पर नल पॉइंट आपका नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। ठीक है ना, वायर पर रब करवा करके, क्योंकि हमारा मेन टारगेट होता है लेंथ निकालना, बैलेंसिंग लेंथ निकालना। एल क्या था, बैलेंसिंग लेंथ ही तो थी। मतलब कि जहाँ पर सर्किट बैलेंस हो जाता है, जहाँ पर नल पॉइंट आपको मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो वो हम चीज़ें उससे मेजर करेंगे। ठीक है, वो फिर फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है क्या करना है। प्रैक्टिकल में वो आपको परफॉर्म करना होगा। आपका मेन टारगेट होगा नल पॉइंट निकालना। ये देखो यहाँ पर ये अननोन वायर कनेक्ट किया हुआ है, जिसका आपको रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस निकालना होगा। ये वो वाला वायर है जिसकी हमें फाइंड करनी थी, उसको हमने बीच में कनेक्ट कर रखा है। दिस वाज अबाउट द एक्सपेरिमेंट। अगर आपको ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना तो ये ओल ऐप की लिंक्स है, आप यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन भी देख सकते हो कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, वो आपको बता दिया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 3.10। ठीक है, in a meter base the balancing point is found to be at a 39.5 सेंटीमीटर from point A। तो पॉइंट ए से आपको बताया हुआ है कि 39 पॉइंट, यानी कि ये लेंथ आपको दे रखी है 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। व्हेन द रेजिस्टेंस सेक्शन y इज 25, जब आपको बताया हुआ है व्हेन द रेजिस्टेंस y, जो y है वो कितना है बेटा, 12.5 ओम। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, कैसे निकालें। तो ये वाला जब 39.5 है तो इधर वाला पोर्शन, इधर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 39.5। तो क्या हम लिख सकते हैं कि x के सामने कौन सी लेंथ दिख रही है आपको, 39.5 है ना, और 12.5 Yes, sir. यानी कि y के सामने कौन सी लेंथ दिख रही है, 100 माइनस 60.5. 39.5। तो यहाँ से आप y की वैल्यू तो हमें पता है 12.5 हो जाएगी। तो 39.5 अपॉन ये आपका डिफरेंस कर लीजिए 39.5। मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, चीजें आपको आगे खुद करनी होगी। x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन व्हीट स्टोन और मीटर बेज मेड ऑफ थिक वायर। एक्चुअली में जो आप कनेक्शन यहाँ पर देख रहे हो ये थिक कॉपर स्ट्रिप से बनाया जाता है, ये काफी थिक होती हैं। अब थिक क्यों होती है, तो देखो आपको पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन एरिया। तो यहाँ पर थिक रखने का रीजन ये है कि अगर एरिया आपका ज्यादा मोटा होगा इन कॉपर स्ट्रिप्स का, कॉपर अच्छा कंडक्टर है ना, तो इन कॉपर स्ट्रिप का अगर आपका एरिया ज्यादा है तो इनकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर होगा सर्किट में। क्योंकि हमें एक अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम नहीं चाहते कि डिवाइस की वजह से हमारा जो एक्चुअल रेजिस्टेंस एक्स है उसकी वैल्यू इफेक्ट हो जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो भी सर्किट है वो नियरली इक्वल टू जीरो रेजिस्टेंस सप्लाई करे। इसीलिए इन कॉपर स्ट्रिप्स को बहुत ज्यादा मोटा या थिक बनाया जाता है ताकि इनका रेजिस्टेंस कम से कम हो। सो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा क्यों ये थिक बनाई जाती है। बी पॉइंट में क्या गया है, क्या कर रहे हैं देखो, डिटरमाइनिंग द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिज इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। यानी कि एक्स और वाई को अगर आप इंटरचेंज करोगे तो बैलेंसिंग पॉइंट किस तरह से शिफ्ट हो जाएगा ये आपको बताना है। और सी पार्ट में बताना है कि व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। तो अगर आपको ध्यान होगा तो कल हमने एक जब क्विज खेली थी तो क्विज में इस तरह का एक क्वेश्चन भी डाला था मैंने आपको, आपके लिए।
है ना, कि बैलेंसिंग कंडीशन में गैल्वेनोमीटर बैटरी को इंटरचेंज कर ले तो क्या होता है। तो x की वैल्यू आई किसी की, अब आपको करना है काम, मैंने हिंट दे दी है, x की वैल्यू आई किसी की कितनी आएगी, और बी पार्ट भी आपको खुद करना है और सी पार्ट भी। हाँ बेटा बोलो 8.16 कितनी, x की वैल्यू 8.6, 16 ओके 8.16 ठीक है, ओके ग्रेट। किसी और की वैल्यू आई बेटा, सर कितनी आ रही है? 8.16। हाँ इतनी आएगी। तो x की वैल्यू आपने ठीक निकाली, 8.16 ही आती है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो चलो हमारा हो गया, और ये भी बता दिया मैंने कि मीटर बेस ये थिक कॉपर स्ट्रिप की क्यों बनाई जाती है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई होप सबने लिख लिया होगा, 8.16 आएगा। बी पार्ट, अगर आप x और y को इंटरचेंज कर रहे हो तो बैलेंसिंग पॉइंट किस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। पहले केस में बैलेंसिंग पॉइंट था 39.5 पर, अब आपको x की वैल्यू भी पता है 8.16 है, y की वैल्यू भी पता है 12.5 है, ठीक है। पहले बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा था 39.5 पर, अब कितने पे मिलेगा, कैसे करें। सर 19.12। 19.12, ये कैसे निकाला आपने, सर इंटरचेंज कर दिया उसने। इंटरचेंज करके, हाँ फिर लेंथ कैसे निकाली, बैलेंसिंग लेंथ नहीं, सर इसमें लेंथ को ले लेंगे 12.5 अपॉन 8.16 ऐसे कर दिया पहले तो आपने, है ना। मतलब ये चीज यहाँ आ गई और ये चीज जब यहाँ आ जाएगी फिर आ जाएगा यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ अपॉन 100 माइनस एल, ऐसा। यस सर। ठीक है, तो इससे तो इतना तो आंसर नहीं आएगा। देखो अगर आप फर्स्ट केस में देखो बेटा, फर्स्ट केस में हमने क्या करा, x अपॉन वाई इक्वल टू 39.5 अपॉन 100 माइनस 39.5 था, यानी कि एल अपॉन 100 माइनस एल, ये बैलेंसिंग लेंथ थी। अब आपने y को यहाँ ला दिया है, x को यहाँ ला दिया है, तो अब हम मैं कैसे फॉर्मूला लिखूंगा, मेरा y अपॉन एक्स, सॉरी y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो नई बैलेंसिंग लेंथ है अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, इसी को आप उल्टा कर दो तो बात तो वही है, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 100 माइनस एल अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले वाली लेंथ ये एल डैश है। तो आप किसी को भी इक्वल कर लो, ठीक है ना। जब पहले वाली एल, जैसे मुझे पता है एल डैश कितना हो जाएगा, एल डैश 100 माइनस एल हो जाएगा ना, तो 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी है पहले 39.5, तो जो नई बैलेंसिंग लेंथ है एल डैश वो कितना हो जाएगा 60.5, तो 60.5 आएगा आंसर इस बार। बैलेंसिंग लेंथ जस्ट इंटरचेंज हो जाती है जब आप रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करो। आप देखो ना, पहले x के सामने l था, y के सामने 100 माइनस एल था, अब y के सामने 100 माइनस एल डैश है और x के सामने 100 सिर्फ l डैश है। तो हम यही कह सॉरी सकते हैं कि सर, जो मैंने बैलेंसिंग वो लेंथ है, रेजिस्टेंस निकाल दी सर, सॉरी सर। रेजिस्टेंस तो पता था, ओके कोई नहीं। तो हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ है बस वो 100 माइनस एल हो जाएगी अगर वो पहले एल थी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वैसे आप डायरेक्टली करो तो निकल जाएगा आंसर, बस उससे टाइम वेस्ट होगा, तो डायरेक्टली आप 100 माइनस एल करके निकाल सकते हो, ठीक है। सो इसको, और मैंने इसका बता दिया कि कोई भी चेंज नहीं होगा अगर आप उसको इंटरचेंज कर रहे हो, देयर विल बी नो चेंज। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3.10। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. बैलेंसिंग Yes. पॉइंट का क्वेश्चन, ओके। सो फिर नेक्स्ट